Jai Hind and good morning to all of you. Okay, first in first chapter we had discussed about the development and history. Okay, history and development of chemistry. So today we will discuss role and importance of chemistry because chapter's name is basic concept of chemistry. So these parts are also included and it is good for your GK, ओके, जनरल नॉलेज। जो लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया वो भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है कि आपको कभी भी इन चीज़ों का यूज़ करना हो या आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएँ तो आपको इससे हेल्प मिलेगी, तो इसे भी आपको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन डाइवर्स एरियाज़, यानी बहुत सारी फील्ड में केमिस्ट्री का रोल है, यानी फिजिक्स में, बायो में और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हम केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट जानते हैं कि होता है, जैसे फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड पेट्रोलियम, फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं कौन कौन सी चीज़ें। ओके, पेंट इंडस्ट्री में, पॉलीमर इंडस्ट्री में, यानी जितनी भी चीज़ें देखिए प्लास्टिक की बनती हैं, पॉलीमर की बनती हैं, कितने टाइप के प्लास्टिक होते हैं, उनमें क्या क्वालिटी इम्प्रूव करनी है या उनकी क्वालिटी में चेंजेस लाना है, तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करते हैं, केमिकल्स पे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन बनाने में सब जगह क्या हो रहा है, केमिकल का यूज़ हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं, ठीक है। मेडिकल लाइन में भी, इंजीनियरिंग में भी, जहाँ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से मेटल यूज़ होते हैं, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल्स। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जानते हैं सारे कार्बन कंपाउंड्स भी बर्निंग कंबशन फ्यूल की तरह यूज़ हो रहा है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसका हमारे सराउंडिंग में। अगर हम अपने चारों ओर डेली लाइफ में भी देखें तो जितनी भी चीज़ें हैं, ओके, यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं आप, बर्तन, वो भी क्या है, मेटल्स के हैं। कौन से मेटल की चीज़ें बनी हुई हैं, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाना है। आपके बिल्डिंग, जिस घर में आप रहते हैं उसमें बिल्डिंग मटेरियल क्या क्या यूज़ होना है, उसमें भी केमिकल्स हैं। जो मेडिसिन लेते हैं आप, जो फूड लेते हैं, उसमें भी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सा कंटेंट है, विटामिन कौन से हैं, उसमें कौन से केमिकल हैं। हर जगह अगर आप देखेंगे, अपने क्लॉथ में देखिए मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया है, वो भी पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। कपड़े भी, कपड़े भी क्या हैं, केमिकल से ही बनते हैं, पॉलीमर होता है वो भी, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेदर पैटर्न, ब्रेन वर्किंग, कैसे ब्रेन में क्या फंक्शन होता है, कंप्यूटर ऑपरेशन, केमिकल्स इंडस्ट्रीज़। वेदर पैटर्न का क्या मतलब है, वेदर में जो चेंजेस आ रहे हैं या उन्हें हम कैसे कंट्रोल करेंगे। बहुत सारे डिज़ास्टर्स आते हैं, फिर आपको पता चलता है कि ये किस वजह से है, कौन सी गैसेस या कौन सा कंपोनेंट है इन्वायरमेंट में जो अफेक्ट हो रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके, CFCs, जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम है, जो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, यानी चारों ओर इससे प्रॉब्लम हो सकती है, उसे कंट्रोल करने के लिए हमें केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ब्रेन में फंक्शन जो होता है वो इम्पल्स जो है वो जनरेट होता है, कौन से आयंस उसमें रोल क्या प्ले करते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल फंक्शन में। कंप्यूटर ऑपरेशंस में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जितने भी केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, सारे प्रोसेस, यानी सोप बनाने में, क्लॉथ बनाने में और बाकी बिजनेस जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मटेरियल्स बनते हैं, ठीक है, उन सब में केमिकल यूज़ होता है। और कौन कौन से केमिकल हैं, कहाँ बनते हैं, उसमें क्या कंटेंट ज़्यादा कम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें रोल प्ले करती हैं। फर्टिलाइज़र, सॉल्ट्स, ठीक है, फर्टिलाइज़र से फूड अफेक्ट होता है, यानी क्रॉप अफेक्ट होती है। डाई, सॉल्ट, सोप, ड्रग, पॉलीमर्स, डिटर्जेंट, एलॉय। एलॉय क्या है, मेटल में मेटल को मिक्स करते हैं क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। डिटर्जेंट, सोप एंड पॉलीमर, ड्रग, सब बातें हो गई, ठीक है। डाइज, कलरफुल सब्सटेंस जो बनाते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और ये वाटर को पॉल्यूट करते हैं अगर, तो उसे भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। ड्रग्स एज सिस्प्लैटिन एंड टैक्सॉल। सिस्प्लैटिन एंड टैक्सॉल, ये आपको नाम याद रखना है कि ये ड्रग्स वो हैं जो कैंसर में, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। पूरी तरह से कंट्रोल करती है या नहीं, ये आप 100% श्योर नहीं कर सकते, बट इट इज़ हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एजिडोथाइमिडीन फॉर एड्स, ठीक है, एड्स भी आपको पता है कि बहुत ख़तरनाक, बहुत डेंजरस डिजीज़ है, जिसमें ये मेडिसिन, ये ड्रग यूज़ होती है, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स, ऑप्टिकल फाइबर कंडक्ट
कंडक्टिंग पॉलीमर्स। देखिए ये ऊपर वाला मेडिकल फील्ड का आ गया, ये इंजीनियरिंग फील्ड में आ गया कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, सुपर कंडक्टर यानी कंडक्टिविटी जिसमें बहुत हाई हो। ऑप्टिकल फाइबर्स और कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऐसे पॉलीमर यानी किसी चीज़ पे कोटिंग की जाती है किसी पॉलीमर से और फिर वो भी कंडक्टिंग हो, वो भी उसमें भी करंट फ्लो हो सकता है। ऐसे सब्सटेंस बनाने में भी केमिकल का यूज़ किया जाता है। ऑल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमी एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट्स। सो इतनी सारी इंडस्ट्री, इतने सारे केमिकल्स की बात हो रही है, तो ये कह रहे हैं कि इससे हम जो बना सकते हैं और उसे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रोसेसेस में यूज़ करके इकोनॉमी भी अपनी बढ़ा सकते हैं अपने कंट्री की, और इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, यानी इतनी इंडस्ट्री होंगी, इतने लोगों को उससे काम मिलेगा और उससे उनकी लाइफ बेटर होती है। तो अपनी कंट्री में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है इन प्रोवाइडिंग सेफ अल्टरनेटिव फॉर हजार्डस पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, उसको पहले हम किसी भी पॉल्यूटेंट को जानेंगे और फिर हम उसका सब्स्टिट्यूट बताएंगे कि उसका क्या रोल है। तो वैसे ही हम और कौन सी चीज़ दे सकते हैं कि अगर पहले वाली चीज़ से हमें पॉल्यूशन मिल रहा है यानी पॉल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से, तो हम ऐसा अल्टरनेट क्या ढूंढें। तो पहले हमें उसका वर्किंग यानी उसका फंक्शन समझना होगा कि उसकी जैसी दूसरी चीज़ हम कौन सी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहले हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें केमिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि सारे प्रोसेसेस को जानने के बाद ही हम उसका अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। सो CFC सबको पता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स को बोलते हैं। सो बिग इशू कैन बी रिजॉल्व विद केमिस्ट्री। सो ऐसे बड़े बड़े इश्यूज़ को भी सॉल्व करने के लिए केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एंजाइम आर चैलेंज फॉर फ्यूचर। एंजाइम्स में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, उससे कौन कौन सी डिजीज़ अफेक्ट हो रही हैं, ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं, तो उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं एंजाइम के बारे में पता करके, और उसका सब्स्टिट्यूट भी ढूंढना इम्पॉर्टेंट है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ओजोन लेयर डिप्लीशन को हमें रोकने के लिए, ठीक है, कैसे कैसे कौन कौन सी गैसेस को कंट्रोल करके, पॉल्यूशन को कैसे हम कंट्रोल करके इस चीज़ को रोक सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम में आप जानते हैं कि न्यूज़ में आ रहा है कि पॉल्यूशन बहुत कम हो गया है लॉकडाउन की वजह से, और ओजोन लेयर डिप्लीशन बहुत कम हो गया है, और गंगा में पानी जो है वो भी बहुत क्लियर हो गया, बहुत साफ़ हो गया है। ठीक है, तो जब लोग बाहर ही नहीं निकल रहे हैं तो पॉल्यूशन कम हो रहा है, फ्यूल भी कम यूज़ हो रहा है, तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी बेटर हो गया पहले से। So all these are related to chemistry, that gases, fuels and chemicals, hormone, enzyme, everything. For contributing good role for all areas, chemists have to start with basic unit matter. तो अब देखिए, अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद अगर हम बात करें कि ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं हम केमिस्ट्री की नॉलेज से, तो हमें सब कुछ समझने के लिए इतना बड़ा काम करने की, अगर आप अपने मन में ठानते हैं कि मुझे केमिस्ट्री में साइंटिस्ट बनना है सपोज़, या मुझे इसकी बहुत नॉलेज चाहिए, मैं इसमें कुछ करना चाहता हूँ अपनी कंट्री के लिए, उसे सेव करने के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड या कोई भी ऐसे फील्ड में, तो आपके मन में आ जाता है कि मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, मैं केमिस्ट्री की नॉलेज में ऐसी लूँगा और फिर मैं आगे कुछ ऐसा करूँगा कि मेरा नाम हो और मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, जैसा कि इसमें बताया गया कि आपको पहले हिस्ट्री, डेवलपमेंट, फिर अब रोल बताया गया, यानी आपको पहले बैकग्राउंड में जाना है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई। जब तक आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बेसिक नॉलेज नहीं होगी किसी चीज़ की, आप उसमें सॉरी आप उसमें कुछ बहुत अच्छा अगर सोचते हैं तो आपको विदाउट बेसिक नॉलेज आप उसमें कुछ अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, रिसर्च में या फिर सक्सेस होने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको उसकी बेसिक नॉलेज हो। तो सबसे बेसिक केमिस्ट्री में क्या है, मैटर। ओके, वी विल स्टार्ट विद बेसिक कॉन्सेप्ट। सो दिस इज नेचर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर सॉरी नेचर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले आपको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, इंपॉर्टेंट वन। एंड 2 और होते हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सो वी विल डिस्कस मेनली अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
anything which has mass and occupies space, that is matter, that is definition. कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करे, यानी जो जगह को घेरती हो, उस चीज़ को हम कहते हैं मैटर. एग्जाम्पल इज वाटर, एयर, ऑल लिविंग बींग्स. वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैसियस फॉर्म में हो, या कोई भी लिविंग बींग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी, यानी बुक, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, ओके, बर्ड्स, एनिमल्स, एनीथिंग, सब में मैटर होता है, कुछ ना कुछ उसमें है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस फॉर्म में है. मेनली एग्जिस्ट इन सॉलिड. देखिए सॉलिड की बात कर रहे हैं. क्लोजली हेल्ड पार्टिकल्स, इसमें देखिए पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, एक दूसरे से अटैच हैं ये, ओके. इनमें स्पेस मिनिमम होता है, यानी नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है इनके बीच में स्पेस, और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं. लिक्विड पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड, यानी लिक्विड में पार्टिकल्स देखिए थोड़ा मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है, इस वजह से इनके अंदर मूवमेंट चलता रहता है. एंड गैसियस पार्टिकल आर फॉर अपार्ट. गैसियस में पार्टिकल्स देखिए बहुत दूर दूर होते हैं, इनके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में गैस में दूर दूर है, और इनके बीच में काफ़ी खाली स्पेस भी है, और इसी वजह से ये अट्रैक्शन कम होता है इनके बीच में आपस में, और ये फ्रीली मूव कर सकते हैं इधर उधर, ओके. तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप. सॉलिड में इसका शेप भी फिक्स है, ओके, और इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट, यानी कितने में इसके एटम्स फिक्स हैं, कितने एरिया में कितना वॉल्यूम वो चाहिए उनको रखने के लिए, वो फिक्स है, और इसका शेप भी फिक्स है कि वो किस शेप में रहेंगे, एक दूसरे से अटैच हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते. लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप. लिक्विड में इनका वॉल्यूम डेफिनेट है बट इनका शेप डेफिनेट नहीं, यानी इस लेवल तक ये बीकर है, सपोज इस बीकर में यहाँ तक लिक्विड फिल है, और इस एरिया के अंदर ही ये थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं, ये अपने आप इससे बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है, लेकिन इनमें मूवमेंट होता है. सो लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप. देखिए इनका शेप फिक्स नहीं होता. शेप यानी कि अगर हम इस कंटेनर को ऐसे टिल्ट कर दें तो लिक्विड क्या हो जाएगा, ऐसे मूव करेगा, और ज़्यादा टिल्ट कर दें तो लिक्विड बाहर निकलने लगेगा, यानी कि इसका शेप फिक्स नहीं है, अपना शेप चेंज कर लेता है, और जिस कंटेनर में हम रखेंगे ये उसी शेप का हो जाता है, ठीक है. सपोज़ इस बीकर में ना रख के अगर हम इसे किसी ऐसी चीज़ में रखें तो भी लिक्विड क्या होगा, इसमें पूरी तरह से फिल हो जाता, ठीक है, जिस शेप का होता है उसी शेप में आ जाता है. गैसेज हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप. गैसेज में ना ही इनका शेप फिक्स होता है और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, यानी इनका कोई शेप नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और वॉल्यूम भी इनका फिक्स नहीं है, यानी अगर हम इसे ओपन कर दें तो ये बाहर निकल जाएंगे पूरे इन्वायरमेंट में, चारों ओर ये क्या होंगे, गैस के पार्टिकल्स मूव हो जाते हैं, यानी चारों ओर बिखर जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, तो इसलिए इनका शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं होता, बदल सकता है, चेंज होता रहता है. सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में कन्वर्जन, देखिए ये भी आपने 9th क्लास में ये सब पढ़ा था, इट इज़ जस्ट फॉर रिवीजन, कि सॉलिड को, सॉलिड अगर हम इमेजिन करें कि ये आइस है, ओके, दिस इज़ वाटर एंड गैस इज़ वेपर. सपोज दैट इट इज़ आइस, वाटर एंड इट इज़ वेपर. सो आइस से, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे क्या करना है, आइस टू वाटर, हीट करते हैं आइस को तो वो वाटर में कन्वर्ट होता है, वाटर को हीट करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है, फिर वाटर वेपर को वाटर लिक्विड में, यानी वाटर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, उसे कोल्ड करते हैं, यानी हीट उससे कम की जाती है, टेम्परेचर डाउन किया जाता है, तो वेपर्स कंडेंस होके वाटर बन जाता है, और वाटर को फिर से आइस बनाना है, अगर वाटर से आइस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो फिर हम उसे फ्रीज़ करते हैं, यानी उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो उसके पार्टिकल फ्रीज़ होके आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है. सो आपको नाम याद होगा प्रोसेसेस का, मैंने बोला था आपको रिवीजन के लिए भी, तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आप रिवाइज कर लीजिएगा, इसे कॉपी में लिखिएगा कि इन प्रोसेसेस को क्या क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, बॉयलिंग, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, इवेपोरेशन, ठीक है, इन सब में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या करते हैं, ये आपका असाइनमेंट है कि आप इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे. क्लासिफिकेशन, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस.
ओके, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, यानी अब हम बात करें कि मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस हो गया। अब जो भी चीज़ है आपके पास, जो भी मैटर है, उसमें आपको बताना हो कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। तो कैसे बताएंगे? तो हम एक बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं इसके लिए कि प्योर सब्सटेंस क्या है। प्योर सब्सटेंस का मतलब हम बात करें कि सिर्फ हाइड्रोजन है, यानी H। अगर सिर्फ हाइड्रोजन है H, तो वो क्या है? एटम है। और अगर एक और H है और वो दोनों कंबाइन हो गए, बॉन्ड बना लिया उन्होंने, और क्या बना लिया? H2, दैट इज़ गैस। सो अगर वहाँ पर सिर्फ H2 है, एक कंटेनर में सिर्फ हाइड्रोजन गैस है, तो वो क्या है? प्योर है। ओके। और फिर हमने उसमें ऑक्सीजन गैस मिक्स कर दिया, तो ऑक्सीजन गैस जब तक सिंगल है, सिर्फ ऑक्सीजन गैस है कंटेनर में, तो वो क्या है? प्योर। सिर्फ हाइड्रोजन गैस है कंटेनर में, तो वो भी क्या है? प्योर सब्सटेंस। और जब इन दोनों को हम मिला देते हैं, ठीक है, H2 प्लस O2 गिव्स, क्या होता है जानते हैं आप लोग? H2 प्लस O2 गिव्स H2O, वाटर बनता है। तो H2O बनने के बाद, यानी इन दोनों के रिएक्शन से बनेगा H2O, वाटर फॉर्मेशन होने के बाद अब H2O क्या है? प्योर या मिक्सचर? बताइए, सोच सकते हैं आप, बता सकते हैं। हाइड्रोजन इज़ प्योर, ऑक्सीजन इज़ प्योर, एंड आफ्टर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सो वाटर इज़ प्योर और मिक्सचर। सिर्फ वाटर है अगर उसमें, तो वो क्या है? प्योर है। ओके, इट इज़ नॉट मिक्सचर। तो देखिए, सोचने में ये कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आपको लगता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल गए हैं तो वहाँ पर मिक्सचर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर रिएक्शन हो गए, उन दोनों के बीच में रिएक्ट हो चुके हैं, तो वहाँ पर अब सिर्फ एक ही कंपोनेंट पाया जाएगा, वो क्या है? वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल है। H2 भी मॉलिक्यूल था, O2 भी मॉलिक्यूल था, और H2O भी मॉलिक्यूल है। अब सिर्फ वाटर है अगर वहाँ पर, तो वो प्योर सब्सटेंस माना जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि एक बीकर में वाटर है सिर्फ, तो ये प्योर है। इसमें अगर हमने इसमें NaCl मिला दिया, यानी सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट मिला दिया, तो सॉल्ट मिलने के बाद अब ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व हो गया। सॉल्यूशन बनने के बाद इसे हम कहेंगे मिक्सचर। तो यानी जब तक NaCl सिर्फ NaCl था सिंगल, तो ये क्या था? प्योर। और वाटर जब तक सिंगल था, तो वाटर भी प्योर था। और इन दोनों को मिला दिया, तो ये दोनों मिक्स होने के बाद, सॉल्यूशन बनाने के बाद इसे हम मिक्सचर बोलेंगे। ओके, यानी कि दो कंपोनेंट ऐसे जो डिज़ोल्व हो गए, लेकिन एक दूसरे से रिएक्ट करके कुछ नया नहीं बन गया है। ठीक है, सिर्फ उसमें डिज़ोल्व हो गया। यानी अब हम वाटर में शुगर मिला देते हैं, ठीक है, वाटर में शुगर मिला दिया तो क्या होगा? मिक्सचर। वाटर में मिल्क मिला दिया तो क्या होगा? इट इज़ ऑल्सो मिक्सचर। ठीक है, इट इज़ नॉट प्योर। ठीक है। अब बात करें हम कि अगर पेट्रोल है आपके पास, लिक्विड पेट्रोल, तो पेट्रोल में बहुत सारे कंपोनेंट्स मिले होते हैं, ठीक है, तो वो प्योर नहीं कहलाएगा, वो मिक्सचर है। एयर है, ठीक है, एयर में ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस के अलावा भी गैसेस होती हैं, CO2 गैस भी है, और भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, और भी गैसेस मिक्स होते हैं उसमें। सो एयर इज़ नॉट प्योर, एयर इज़ मिक्सचर। तो ये भी असाइनमेंट है आपका कि आपको अब इसका एग्जाम्पल भी, कई अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल्स लिखने हैं। सो होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे बोलते थे? अब देखिए, मिक्सचर का मतलब मैंने बताया कि दो कंपोनेंट को मिलाया जा रहा है जब, तब मिक्सचर बनता है। अब वो दोनों कंपोनेंट मिलाने पर अगर दोनों कंपोनेंट एक दूसरे में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब कि अगर हम एक ग्लास वाटर में शुगर या सॉल्ट मिलाते हैं और उसे डिज़ोल्व करते हैं, तो जहाँ तक वाटर का लेवल होता है, वहाँ तक ऊपर से नीचे तक वाटर में चारों ओर सॉल्ट या शुगर इक्वल अमाउंट में डिज़ोल्व होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बॉटम में ज़्यादा है और ऊपर लेवल में कम है। ठीक है, अब ये देखिए, ये एग्जांपल आपको कब समझ में आता है? जैसे आप चाय लेते हैं, चाय में आप थोड़ी सी शक्कर मिलाते हैं, ओके, शुगर लेते हैं और उसे डिज़ोल्व करने के लिए स्पून से डिज़ोल्व कर देते हैं अगर, तो वो पूरी चाय में अच्छी तरीके से मिल जाता है, फिर आपको पूरी चाय में टेस्ट एक जैसा आता है। लेकिन अगर आपने उसे उसमें शुगर मिला दिया और उसे शेक नहीं किया,
ठीक है, स्पून यूज़ किया नहीं, तो क्या होगा, पहले आपको फीकी चाय लगेगी और लास्ट में जब आपका लेवल नीचे आता जाएगा, पीते जाएंगे, तो लास्ट वाली चाय आपको ज़्यादा मीठी लगती है। तो दैट इज़ हेट्रोजीनियस, यानी तब अगर उसे शेक नहीं किया तब तक वो हेट्रोजीनियस है। यानी पूरी तरह से जब डिज़ोल्व हो जाती है कोई चीज़ यूनिफॉर्मली, ठीक है, चारों ओर हर लेवल पर एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो सॉल्यूट का। ओके, जैसे सॉल्ट और शुगर इन वाटर, ये एग्जाम्पल है, आसानी से जो घुल जाता है चारों ओर, उसे भी शेक करना पड़ता है हमें, शेक करने के बाद वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। और हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है जैसे चॉक पाउडर या सॉइल, यानी मिट्टी आप थोड़ी सी वाटर के साथ डिज़ोल्व करें, तो उसमें क्या होगा, पहले आप शेक करेंगे तो डिज़ोल्व हो जाएगा लगेगा, लेकिन थोड़े टाइम में ही वो सेटल हो जाता है। यानी कि एक बार दो बार शेक कर देंगे, उसके बाद वो सेटल हो जाएगा, बॉटम पे ज़्यादा कंटेंट आ जाएगा सॉइल का या चॉक पाउडर का, और अपर लेवल में वो कंटेंट कम रहेगा। तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रो मतलब डिफरेंट और होमो का मतलब होता है सेम। तो होमो मतलब जो सेम है, यानी सिमिलरली वो आपस में कंबाइन होते हैं यूनिफॉर्मली, चारों ओर एक जैसा। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंटली, यानी वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर उनका कंटेंट डिफरेंट हो जाता है, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर उसे बोलते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डाउट्स के साथ मैसेजेस करिएगा, ओके, आपको रिप्लाई मिलेगा। और कोशिश करिएगा इसे समझने की, अभी हम बेसिक बातें कर रहे हैं, बिल्कुल आपका रिवीजन है ये सब, और हम धीरे धीरे अपने और कंटेंट पे आएंगे। सो पेशेंस रखिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।